Welcome back. We are going to start the next unit, that is unit 3rd. In this unit, we will discuss about the magnetism and its effect. This unit consists of 3 chapters. The first one is the moving charge and magnetism. And the next one we will discuss about the magnetism and matter. And the last chapter, that is electromagnetic induction. क्या बोले पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो 3 चैप्टर ये यूनिट 3 कवर करता है. बात समझ में आ रही है ना? और इस यूनिट 3 में काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई एग्जाम एंड फॉर बिहार बोर्ड एंड फॉर जेईई एंड नीट. बात समझ में आ रही है ना? तो इस चैप्टर को काफी अच्छे से समझिएगा. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3 एंड एनसीईआरटी इट इज गिवन इन चैप्टर नंबर 4. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. चलिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज यूनिट 1 के बारे में. ठीक है ना? उसका पूरा लेक्चर आपको अवेलेबल है, वहां आप जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको. इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. तो उसका लेक्चर भी आपको अवेलेबल है, आप वहां देखकर उस पहले समझ सकते हैं. ठीक है, और इन दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझकर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है, तो चलिए समझना सबसे पहले इस चैप्टर का हेडिंग, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कैसे आया. यानी कि जरूर मैग्नेटिज्म का रिलेशन मूविंग चार्ज से. अब ये कैसे है हम समझेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं पहले कि इसमें अगर हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है तो मैग्नेटिज्म के बारे में जूनियर सेक्शन हमने कुछ पढ़ा था, वो पढ़ा था मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है अपने आसपास? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और इसी फील्ड के बारे में अगर हमें सीखना है तो हमने ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग जान पढ़ चुके हैं. कहां पढ़े थे हम लोग? तो 11th में पढ़े थे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में. फिर क्या पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जस्ट फर्स्ट यूनिट में. और नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम समझेंगे फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है. ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में भी आप देखिएगा तो आपको बताया जा चुका है. ठीक है, आज फिर हम समझाएंगे कि फील्ड आता कैसे, फील्ड वर्ड क्यों आता है. समझिएगा कि मान लीजिए ये पेन हमारे पास है ना? इस पेन को हमें क्या करना है? यहां से यहां शिफ्ट करना है ना. चलिए, हम इस पेन को यहां से अगर यहां शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. हमने फोर्स लगाया, कहां आ गया ये शिफ्ट होकर? ये फोर्स लगा. ये फोर्स कौन लगाया? हमने लगाया ना. क्या ये फोर्स विथ कांटेक्ट हो रहा है? हाँ, कांटेक्ट के साथ ये बॉडी मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? नेक्स्ट, इसी पेन को अगर हम यहां से छोड़ दे, कहां चल जाएगा ये? नीचे. अब ये नीचे गया, बताइए इसको कौन नीचे ले गया? अर्थ इसको अट्रैक्ट किया अपनी ओर. कौन से फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. हमने भी फोर्स लगाया, ग्रेविटेशन में भी फोर्स लगाया, अर्थ में भी फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स का लाया. लेकिन ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ने इस पेन को जब अट्रैक्ट किया अपनी ओर तो ये अर्थ खुद उठकर इसे लेने नहीं आया. बात समझ में आ रही है? यानी फोर्स अगर बिना किसी कांटेक्ट के हो तो वहां पर एक वर्ड हमेशा ही होता है, वो होता है फील्ड. यानी यहां पर जो फोर्स, जो इफेक्ट शो कर रहा है वो ड्यू टू फील्ड इफेक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? फील्ड इफेक्ट होता है. बात समझ में आ रही है? तो अगर ये मास बॉडी इस दूसरे मास बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो यहां पे कोई कांटेक्ट नहीं है. अगर कांटेक्ट नहीं है तो इसके चारों ओर जो फील्ड मौजूद है, इस फील्ड का नाम, अगर ये मास के कारण हो रहा हो तो इस फील्ड का नाम दे देते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड. क्या बोलते थे इसे? हमने ग्रेविटेशनल फील्ड बोला था. बड़ा समझ. सिमिलरली अगर हम आगे हैं तो हमने देखा था एक प्लस क्यू चार्ज, एक अदर प्लस क्यू चार्ज को हम यहां रख देंगे. क्या होगा दोनों के बीच में? रिपल्सन होगा. क्यों रिपल्सन होगा? सेम नेचर. अगर रिपल्सन होगा क्या ये चार्ज यहां जाएगा इसको रिपेल करने? नहीं, ये अपना फील्ड इफेक्ट शो करेगा और इस पे लगेगा एक फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन. इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक. और यहां पर भी फोर्स की अगर हम बात करें तो इस फोर्स में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी ये भी फोर्स अपना इफेक्ट हो रहा है, फील्ड इफेक्ट हो कर रहा है. इसलिए इस फील्ड का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण है. तो इस फील्ड का नाम दिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली अगर हम इससे आगे जाएं तो हमें क्या पढ़ना है? यहां पर मैग्नेटिक. क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड.
आप समझना, ये फील्ड तो समझ में आ गया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो एक तो हमें ये पता है, जो हमने पढ़कर हमने आया जूनियर सेक्शन में, वो है नॉर्थ और साउथ मान लीजिए मैग्नेट। इसी पर पास अगर हम एक और मैग्नेट ला कर रखते हैं, क्या रखें, एक और मैग्नेट ला कर रखें, और एक तो ध्यान से यहाँ भी नॉर्थ और यहाँ साउथ कर दे, क्या होगा दोनों के बीच में, तो क्या दोनों सामने अपोजिट पोल, क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा। क्या ये मैग्नेट उठ कर यहाँ जाएगा, नहीं, ये भी क्या शो करेगा, अपना फील्ड इफेक्ट शो करेगा। तो इसको क्या बोले थे हम लोग, मैग्नेटिक बोले, मैग्नेटिक। लेकिन बताइए तो यहाँ पर कहीं पर भी क्या कोई मूविंग चार्ज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, नहीं आया। यानी यहां पर जो हमने अभी सीखा, इसमें कहीं मूविंग चार्ज नहीं आया है। इसका मतलब कि इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट जो है वो चार्ज के रिस्पेक्ट में पड़ा। तो यहां पर कौन सा कैसे आया, आखिर ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिक चैप्टर क्यों रखा गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर तक कहीं चार्ज नहीं दिख रहा है। तो चलिए ध्यान से समझिए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अगर याद ध्यान से देखें हम लोग, तो मान लीजिए एक हमारे पास रेजिस्टेंस रखा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ एक बैटरी से वायर कनेक्ट कर दी। चलिए वायर कनेक्ट के क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, सर्किट में क्या करेगा, करंट फ्लो। हमने क्या किया, इस सर्किट के पास एक चार्ज को हमने रख दिया, क्या रखा, हमने एक क्यू चार्ज रख दिया। जैसे ही हम यहाँ पे क्यू चार्ज रखेंगे, क्या इस क्यू चार्ज के पास फोर्स लगेगा। तो चलिए समझते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस इलेक्ट्रिक करंट तो क्या फ्लो कर रहा है, हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। और अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो जैसे ही फील्ड में कोई चार्ज रखेंगे, इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स लगना चाहिए। और अगर फोर्स लगेगा तो क्या ये क्यू चार्ज रेस्ट में रहेगा यहाँ पर, तो नहीं रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया क्या कि जैसे ही करंट यहाँ फ्लो किया गया, ये चार्ज जैसे ही यहाँ पे रखा हुआ था, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा। जब कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आसपास कोई फील्ड इफेक्ट नहीं हुआ। पर फिर कैसे नहीं होगा, जब करंट वाली हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों, तो समझिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, लेकिन नेट चार्ज वायर का कितना है, जीरो ही है। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। हमने न चार्ज को एक्सट्रैक्ट किया, ना ही इसको चार्ज को बाहर निकाला, और ना ही चार्ज इसमें ऐड किया। एक्चुअली सिर्फ क्या हुआ, चार्ज का पोजीशन चेंज कर, चार्ज की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, यानी चार्ज से एक्चुअली फ्लो जो हो रहा है उसमें ना नेट चार्ज में कोई ना ही इंक्रीजमेंट है, ना ही डिक्रीज कर। तो इस समय करंट कैरिंग वायर के पास नेट चार्ज अभी भी कितना होता है, जीरो होता है। जब नेट चार्ज जीरो है तो बताइए क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यानी ध्यान रखिएगा, करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, चलिए, यानी करंट कैरिंग वायर के कारण कोई चार्ज रखा हुआ रहा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर से इसी करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज और रखें, एक चार्ज और रखेंगे, और इस चार्ज को जैसे ही यहां रखे, हमने क्या किया, इस चार्ज को दे दिया वेलोसिटी। क्या दिया, वेलोसिटी। जैसे ही चार्ज को हमने वेलोसिटी दिया, देखे क्या कि ये चार्ज अगर नेट फोर्स जीरो है इस पर, तो अगर हमने इस चार्ज को वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे ले जाना चाहिए, इसको स्ट्रेट। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स लॉ का अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो वो अपने पाथ को मेंटेन रखे। तो इस चार्ज को जाना चाहिए कैसे, स्ट्रेट। पर जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो हुआ, हमने देखा क्या कि ये चार्ज शिफ्ट कर, यानी अपने पाथ से डेविएट कर गया। अगर ये चार्ज अपने पाथ से डेविएट कर गया, तो बताइए अगर पाथ में डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई फोर्स लगना।
अब बात है फोर्स लगा कैसे। करंट कैरिंग वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज बात कैसे चेंज हुआ। हमने देखा, हमने सोचा फिर से चेक करते हैं। हमने क्या किया, इस करंट के डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दिया, ऐसे करंट को रिवर्स किया। जैसे ही करंट डायरेक्शन को रिवर्स किया तो देखिए क्या, ये चार्ज का पाथ फिर चेंज कर दिया, इधर मूव कर दिया। यानी कि इस जो मोशन हो रहा है, यहाँ पे मोशन जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वो एक्चुअली चेंज किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट के आ रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड तो कभी नहीं कर सकता। और हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के कारण नहीं हो सकता। जब करंट कैरिंग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, तो ये कौन सा फील्ड हो सकता है। तो बचा था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब हुआ, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक निडल, क्या पढ़ा हमने, मैग्नेटिक निडल। जितने भी समुद्र में यात्रा होती है उसमें ध्यान देना क्या यूज किया जाता है, एक मैग्नेटिक निडल, जिसका काम क्या है, डायरेक्शन शो करता है। और ये मैग्नेटिक निडल सेंसिटिव होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है वैसे वैसे निडल का डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे ही मैग्नेट का नॉर्थ यहां जाएगा, साउथ में जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये निडल जो है वो काफी सेंसिटिव होगा था किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। और ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही ये निडल क्या कर सकता है, अपने पोजीशन से शिफ्ट हो सकता है। यानी ये तभी ये रोटेट करेगा, ये तभी अपना डायरेक्शन अपने पाथ से डेविएट करेगा जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक निडल को लाकर इस करंट कैरिंग वायर के पास रखा। जैसे ही इसको करंट कैरिंग वायर के पास हमने रखा, देख रहे हैं क्या कि ये निडल जो है वो डेविएट कर रहा है। जैसे ही करंट डायरेक्शन को चेंज किया, देखें क्या, ये निडल फिर से डेविएट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर ही है जो निडल को डेविएट कर रहा है। और अगर निडल डेविएट हो रहा है तो निडल तभी डेविएट होता है जब क्या मौजूद हो आसपास, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ओल्स्टर। इन ओल्स्टर साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और उन्होंने यह दिखाया कि जब भी करंट कैरिंग वायर के पास हम लोग कोई भी चार्ज को अगर मूव करवाएंगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। किसे का लगता है, मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे कंफर्म हुआ, ड्यू बाय मैग्नेटिक निडल। बात समझ में आ रही है। तो यहां से कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड का, कि करंट कैरिंग वायर क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और करंट कैरिंग वायर एक्चुअली है क्या, मूविंग चार्ज। बात समझ में आ रही है। जब चार्ज रेस्ट में था तो क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट द मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है ना। तो दिस मूविंग चार्ज क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड द चैप्टर्स नेम इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यानी इस मैग्नेटिक कंडीशन किससे है, मूविंग चार्ज। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा और समझिए। इसी बात की जब यही करंट कैरिंग वायर के पास जब हमने चार्ज रखा था तो फर्स्ट केस में व्हेन q इज इक्वल टू, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ q इज 0, देन द वेलोसिटी ऑफ q इज 0, देन नो डेविएशन। बात समझ में आ रही है। ये अपने ही पोजीशन पर स्टेबल था, लेकिन जैसे ही इस चार्ज को ने वेलोसिटी दिया तो ये अपने पाथ को मेंटेन नहीं कर सका, अपने पाथ से क्या कर गया, ये डेविएट। अगर ये पाथ में डेविएशन हो रहा है इसका मतलब इस पे क्या लग रहा है, फोर्स। और ये फोर्स क्या किसी कांटेक्ट के कारण लग रहा है, तो नहीं लग रहा। ये करंट अपना फ्लो कर रहा है, इसके पाथ में डेविएशन आ रहा है, यानी कि यहां पर बिना किसी कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है। अगर बिना किसी कांटेक्ट के है तो यहां पर भी किसका इफेक्ट होगा, फील्ड इफेक्ट होगा। और वो फील्ड इफेक्ट कौन कंफर्म किया, हमारा मैग्नेटिक निडल। इसलिए इस फील्ड इफेक्ट का नाम क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब द करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तब हमने क्या सीखा, तो मास ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड,
and the next one is magnetic field, and it is due to both. The first one is due to magnet and the second one is due to current carrying wire. बात समझ में आ रही है? तो करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, then the answer will be magnet and current carrying wire. और ये किसका डेरिवेशन, इसके बारे में कौन थे साइंटिस्ट? ऑयस्टर. ऑयस्टर साइंटिस्ट ने बताया कि आखिर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इस पे क्या लगता है, चार्ज पे एक फोर्स लगता है और इसी फोर्स के कारण ये अपने पाथ से डेविएट कर जाता है. और अगर फोर्स लगता है तो फोर्स कितना लगता है, समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही फोर्स के बारे में जो स्टडी करना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, अगर हम फोर्स की बात करें तो जैसे ही हमने Q के चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ाना शुरू किया, जैसे ही Q के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया, देखिए क्या कि फोर्स की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. नाउ वी हैव चेंज द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. जैसे ही वेलोसिटी की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया, we observe that the force also increases and F is directly proportional to V. यानी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा चार्ज का, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी. नाउ हमने क्या किया, इस बार करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया. जैसे ही करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, देख रहे हैं क्या कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं. और समझिएगा क्या ये करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. मतलब करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या बढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां समझ में आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. और अगर हम लोग तीनों को एक साथ मिला ले तो ये बनेगा हमारे पास QVB. अब हमारा मैथमेटिक्स करता क्या है कि जब भी सोल्यूशन कहां होता है, इक्वल टू के फॉर्म में, और ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में. तो प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में जो चेंज करने की जरूरत, तो क्या आएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट, एंड दैट्स कांस्टेंट इज कॉल्ड K. बात समझ में आ रही है? यानी हमारा फार्मूला होगा F इज इक्वल टू K QVB. ठीक है, चलिए. नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ K, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ K बिकम्स 1. When the value of K becomes 1, and if value of K is equal to 1, then the next formula for F is equal to QVB. क्या है फॉर्मूला, QVB. यानी फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज QVB. बात समझ में आ रही है? चलिए समझिएगा. अब बात करें फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया QVB. चलिए ध्यान समझिएगा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका फोर्स को डायरेक्शन में होना चाहिए, होना चाहिए ना. चलिए अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस फोर्स के डायरेक्शन के लिखने के लिए हमें फोर्स को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम फॉर्मूले पे गौर करें तो यहाँ Q इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. यानी V and B is both a vector quantity, then see the vector quantity getting multiplied. And for multiplication there is two rules. The first one is dot product and second one is cross product. तो गौर कीजिएगा, V और B जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां रिजल्टेंट में क्या हमें मिल रहा है, रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है, जो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. और अगर दो प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्टेंट में वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए. और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए तो बताइए, अगर फोर्स को हम विद डायरेक्शन लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, Q इंटू V क्रॉस B. क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. और यहां से फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास QVB sin थीटा. यानी फोर्स इज आल्सो डिपेंड ऑन एंगल. ये फोर्स एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है. और ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा, तो थीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. बात समझ में आ रही है ना? तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, QVB sin थीटा, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. यानी फोर्स ऑन मूविंग चार्ज F is equal to Q into V cross B, that is F is equal to QVB sin theta.
तो ये हुआ हमारा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। इस फोर्स के बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा आगे। बात समझ में आ रही है? अभी तक के लिए सिर्फ इतना फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर बात यहां तक? चलो, हमने क्या देखा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। चलिए अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसका? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात आती है तो फोर्स डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो फॉर्मूला में गौर कीजिएगा, ये v क्रॉस b इज ए क्रॉस प्रोडक्ट एंड द डायरेक्शन फॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज राइट हैंड थंब। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड थंब रूल के अनुसार से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डायरेक्शन। तो क्या था तरीका हमें, अगर याद हो तो समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए? तो क्या करते हैं हम लोग, अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की ये फोर फिंगर एंड ये थंब। इस फिंगर को और थंब को हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर क्या हमारे लिए ए, तो फिंगर को रखेंगे कहां, फर्स्ट वेक्टर की ओर दैट इज ए, एंड रोटेट करेंगे कहां, सेकंड वेक्टर की ओर थ्रू अ स्मॉल एंगल। थंब कहां है, आउटसाइड, एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है हमारे लिए, आउटसाइड, एंड आउटसाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डाउन। अगर सेम हम सिमिलरली यहां पूछा हमको बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, तो नाउ द फर्स्ट वेक्टर इट बिकम्स बी, देन वी विल कीप द फिंगर towards the B and rotate towards A. Let's see. Thumb goes inside. आप समझ आ रही है? तो ये हमारा डायरेक्शन इनसाइड, इनसाइड के लिए क्या लेते हैं हम लोग, क्रॉस। तो सिमिलरली जस्ट ऑन द सेम बेसिस वी विल फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज V क्रॉस B, where first vector is V and the second vector is P. बात समझ में आ रही है ना? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट V उसके बाद B का वैल्यू, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास क्रॉस, ठीक है। चलिए हमने क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, तो पूछा गया क्या बताइए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चलिए हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया और इसको v वेलोसिटी दिया, ठीक है ना। चलिए निकालना हमें क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए वो भी दिया, फर्स्ट वेक्टर समझिए ध्यान से। चलिए v कहां है हमारे पास, इस डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर v है, चलिए v के बराबर देते हैं। सेकंड वेक्टर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब कहां जाएगा, इनसाइड। देखिए फिंगर रोटेट कीजिए इनसाइड के ऐसे, चलिए ठीक है। चलिए अब रोटेट करेंगे हम लोग, कहां गया थंब हमारा, ऊपर, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां होगा, ऊपर की ओर, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जस्ट अपवर्ड। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला किसके लिए, फॉर डायरेक्शन निकालने के लिए, राइट हैंड थंब। और ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है वो है फॉर पॉजिटिव चार्ज। किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर हमें कभी नेगेटिव चार्ज का निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो करना कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, नेगेटिव चार्ज के लिए सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। जो हमारे लिए प्लस के लिए आएगा उसका जस्ट अपोजिट किसके लिए आएगा, माइनस के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या कि किसी भी करंट कैरिंग वायर करंट क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मूविंग चार्ज रखेंगे हम लोग तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। और फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड कंफाउंड बाय मैग्नेटिक नीडल, साइंटिस्ट ऑस्टर। और जो फोर्स लगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, क्यू वी क्रॉस बी, एंड इट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यानी क्यू बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फोर्स इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी, एंड द नेक्स्ट वन इज द थीटा। बात समझ में आ रही है? ऐसे और कीजिए क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए एक क्यू चार्ज को हमने दिया v वेलोसिटी, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी है इसी डायरेक्शन में, बताना है फोर्स कितना लगेगा।
तो गौर कीजिएगा यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन थीटा कितना हो गया, जीरो, एंड थीटा जीरो तो साइन थीटा का साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो बात समझ में ऐसा नहीं रहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज दोनों एक ही लाइन में हो तो नेट फोर्स जीरो। बात समझ में आ रहा है? और अगर नहीं है तो हम लोग फाइंड करें क्यू बी साइन थीटा से एंड राइट हैंड का रूल यूज करें। बात समझ में आ रहा है? और ये जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो हमेशा V एंड B के परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा? V एंड B का परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? ओके, जस्ट फॉर नेक्स्ट